भरी दोपहर के वक्त में उस खंडर में खड़े होना कोई मामूली बात नहीं थी। कम से कम किसी 18 साल लड़की की ये जुर्रत तो बहुत ही गैर मामूली थी, क्योंकि यहाँ पर तो आस पास के मर्द भी आने से घबराते थे और किसी के अकेले यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस उजड़े खंडर को जो कभी किसी का घर होगा, वीरान हुए तो शायद सदी से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया होगा। लोगों का मानना था कि यहाँ पर भूत प्रेत की रिहाइश है, इसलिए इस जगह से जितना हो सके दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। मगर नूरा के लिए ये नामुमकिन था। उसकी वजह थी भूख। आंतों को कुचलती हुई भूख से जब वो बेहाल हो जाती तो वो उस खंडर की तरफ चली जाती। उसके अहाते में कुछ फलदार दरख्त थे जो शायद कभी बाग का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन अब वो लंबे झाड़ झिंकार के बीच खड़े थे, मगर वो उनको ही खाकर अपनी भूख मिटाती थी। वैसे वो खासी बहादुर थी, लेकिन चची चचा के सामने ये बहादुरी उसकी गुम हो जाती। खैर, उस वक्त भी नूरा को सेब के दरख्त पर काफ़ी सुर्ख और ताज़ा सेब लगे नजर आए तो वो खुशी से खिल उठी। उसने जल्दी से चप्पल उतारी और बड़ी एहतियात से दरख्त पर चढ़ गई। चंद सेब तोड़कर नीचे फेंके और फिर दरख्त से टेक लगाकर बड़े मज़े से सेब खाने लगी। शाम गहरी होने लगी तो उसने बचे हुए 2 सेब अपनी ओढ़नी में बांधे और उठ खड़ी हुई। अभी घास का गट्ठा भी उठाना था और उसमें मज़ीद वो देर नहीं करना चाहती थी कि कहीं चची को फिर से कड़वी कसीली बातें सुनाने का मौका न मिल जाए। लेकिन खंडर से बाहर जाते हुए वो अनजान थी कि एक दरख्त के पीछे से 2 आंखें उसे घूर रही थी। नूरा ने जितनी जल्दी चलने की कोशिश की उससे उतनी ही देर हो गई थी। चची रहीमा गुस्से में फंकारती हुई सहन के चक्कर काट रही थी। एक तरफ खैरा आहिस्ता आहिस्ता आटा गूंद रही थी। रहीमा ने गुस्से से पलटकर उसकी तरफ देखा। देख ले खैरा, तेरी धी अब तक नहीं आई। नहीं, मैं पूछती हूँ कहाँ रह जाती है महारानी? आखिर ऐसा कौन सा काम है कि ख़त्म होने में नहीं आता उसका? रात होने को आई है। अरे जवान जहान लड़की है तेरी और ये लक्षण है उसके। खैरा ने बेबसी से रहीमा को देखा। मैं क्या करूँ भाभी, वैसे भी वो रोज़ तो जल्दी आ जाती है। आज देर हुई है, वैसे भी अकेली घास काटने को जाती है। थक कर कहीं सांस लेने बैठ गई होगी। उसने दबे लफ्ज़ों में नूरा की हमायत करने की कोशिश की तो रहीमा और भी भड़क उठी। उसने घूर कर खैरा को देखा और कहा, ना, तू कहना क्या चाहती है? मैं जुल्म करती हूँ तेरी लड़की पर? मैं काम करवाती हूँ उससे? मैं जालिम हूँ? खैरा घबरा गई। उसने जान लिया था कि भाभी साहिबा का दिमाग घूम चुका है और उसकी बेटी की शामत आने वाली है। उसने जल्दी से गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। रहीमा और भड़क कर बोली, मैं जानती हूँ तेरे सारे मतलब। अरे मुझ पर बहुतान बांधने से पहले ये सोच लिया होता कि भाई साहब के जाने के बाद तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने से किसने बचाया था? अरे वो मैं ही थी, अपने बच्चों का पेट काट कर उनके मुंह से नवाला छीन कर तुम दोनों को खिलाती रही, और आज तुम मुझ पर ही बहुतान बांध रही हो। रहीमा आंखों पर दुपट्टा लेकर सिसकियां लेने लगी। खैरा हक्की बक्की सी देखती रह गई। रहीमा का ये रूप नया नहीं था, लेकिन हर बार वो यूं ही पैंतरा बदल जाया करती थी कि वो मुंह खोले उसे देखती रह जाती। उसका दिल चाहा कि वो रहीमा को जी भर कर खरी खरी सुनाए, उसे याद दिलाए कि कौन सा जुल्म था जो उसने नहीं किया था उन माँ बेटी पर। लेकिन वो होंठ सिए आंखों में आंसू भर कर उठी और रहीमा के पैरों पर हाथ रखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं बेध्यानी में उल्टा सीधा बोल गई। खुदा की कसम मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी तो रहीमा ने जल्दी से बाजू से पकड़कर खैरा को खड़ा कर दिया। अच्छा, चल अब उठ, आटा गूंद ले जाकर। मोटरसाइकिल इलियास की थी और वो रहीमा का शौहर था, और बहरहाल रहीमा नहीं चाहती थी कि वो खैरा को उसके पैरों में बैठे देख ले। वो हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानती थी। खैरा दुखते दिल के साथ वापस आकर आटा गूंदने लगी। उसका दिल अब भी नूरा में ही अटका हुआ था। जाने उसने इतनी देर क्यों कर दी थी, और अब तो उसका चचा भी आ गया था। वो सब्जी का शॉपर रहीमा को देखकर बच्चों के पास कमरे में चला गया, और रहीमा भी खैरा को सब्जी काटने का कहकर उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद नूरा घास का गट्ठा सर पर उठाए लंगड़ाती हुई अंदर आई। तब जाकर खैरा की रुकी हुई सांस बहाल हुई। उसने जल्दी से उठकर नूरा के सर से घास का गट्ठा उतारा और फिक्रमंदी से पूछा, कहाँ रह गई थी नूरी? इतनी देर लगा दी आज, मैं परेशान हो रही थी। और ये पैर को क्या हुआ है?
नूरा ने उसका सूजा हुआ पैर देखा। उसने कहा, आते हुए रास्ते में चप्पल टूट गई थी तो नंगे पैर आना पड़ा। रास्ते में कांटा चुभ गया था पाँव में, निकाल तो दिया मगर पैर सूज गया। रहीमा भी बाहर आ गई। उसके सूजे हुए पैर को नज़रअंदाज करते हुए वो बोली, नूरी, भैंसों को चारा डाल देना और सब्जी बना लेना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। नूरा ने एक शिकायत भरी नज़र उस पर डाली और उसके हुक्म पर अमल करने लगी। खैरा का दिल दुख से भर गया। रहीमा हमेशा यही करती थी। जब वो उन दोनों में से किसी को तकलीफ़ में मुब्तला देखती तो हमेशा कोई ना कोई काम देकर उनकी तकलीफ़ में और भी इजाफा कर देती। सूजे हुए पैर के साथ घिसट घिसट कर नूरा ने सारे काम किए, फिर उस कोठरी में आ गई जो उन दोनों का आखिरी ठिकाना थी। बहुत देर बाद उसने अपनी माँ को 2 प्लेटों में खाना लाते हुए देखा। आ मेरी बच्ची, ले खाना खा ले। खैरा ने प्लेटें सामने रखी। नूरा जानती थी कि वो कितना खाना होगा। 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन। उस घर में उतना ही उन्हें खाने को दिया जाता कि सांस चलती रहे, पेट ना भर पाए। नूरा ने ओढ़नी में छुपाए हुए दोनों सेब निकालकर माँ को दे दिए। अम्मा, मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ और ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। खैरा हैरान होकर उसे देखकर बोली, ये तुझे किसने दे दिए? नूरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाले ने दिए हैं। खैरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, सच सच बता किसने दिए हैं? उसका मूड खराब होता देखकर नूरा ने भी संजीदा होकर कहा, सच कह रही हूँ अम्मा, किसी इंसान ने एहसान नहीं किया मुझ पर। ऊपर वाले की ज़मीन पर उगे हुए थे, दरख्त से तोड़ कर लाई हूँ, उसी ने दिए हैं। खैरा ने परेशानी से उसे देखकर कहा, मगर सेब का दरख्त तो पुराने खंडर के पास ही है, तू वहाँ गई थी क्या? नूरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया तो खैरा का दिल दहल गया। उसने कांपते हुए कहा, ये तूने क्या किया नूरी? क्यों गई तू उस भूत प्रेतों के ठिकाने पर? ऊपर से ये तो मुँह आसे भी सेब भी उठा कर लाई है। पागल हुई है क्या? तुझे कुछ हो गया तो? कोई आज सेब चिमट गया तो? नूरा ने तलखी से कहा, अम्मा, वहम है लोगों का, और आसेब से क्या डरना? चची रहीमा से बढ़कर कोई भी आसेबी बला हो सकती है क्या? उसे भी झील ही रहे ना, तो दूसरे आसेबों को भी झील लेंगे। अब तू खाना खा और सो जा, सुबह फिर से उठकर मेहनत मजदूरी करनी है हम दोनों ने। वो चादर ओढ़कर सो गई। खैरा परेशान नज़रों से उसे देखती रह गई। कभी कभी नूरा का रवैया समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता था। बहरहाल ये आसेबी सेब तो वो नहीं खाएगी, जाने क्या हाल हो। उसने बर्तन उठाकर एक जगह पर रख दिए, सेब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और सोने के लिए लेट गई। ये रात का वक्त था। हल्की हल्की सर्दी की वजह से सारे लोग सहन में सोने के बजाय अंदर कमरों में ही सोते थे। नूरा भी बज़ाहिर सोती बन गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी जब अचानक ही खटका हुआ। शायद कोई चीज़ गिरी थी। उसने तकिए से सर उठाकर देखा और दोबारा लेट गई। हिलने जुलने से सूजे हुए पैर में दर्द की लहरें सी उठी थी और तकलीफ़ के मारे उसका बुरा हाल था। ज़रा देर बाद उसको नींद आने लगी। अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे सोए हुए उसके पैर पर किसी ने हाथ फिराए। अजीब सा लम्स था, जैसे आग में गर्म हुई रुई, उस जैसी कोई चीज़ हो। आधी जागी आधी सोई कैफियत में उसे समझ नहीं आया। उसने उसे अपना वहम जानकर पैर को झटका और करवट बदल कर सो गई। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में सो चुकी थी, इस बात से बेखबर के 2 आंखें उसके चेहरे के नुकूश देखने में मगन थी। सुबह फजर की अजान होते ही खैरा जाग गई। उसने जल्दी से उठकर नूरा को आवाज़ दी और बाहर चली गई। नूरा भी जल्दी से उठ जाया करती थी, मगर आज बहुत सुस्ती तारी थी। उससे बिस्तर से उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। शायद पैर के दर्द की वजह से बुखार हो रहा था। उसने सोचा कि यूं ही उसने पैर हिलाया तो दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि रात को तो मामूली सी हरकत पर भी शदीद तकलीफ़ हो रही थी। कुछ नासमझी से उसने अपनी चादर हटाई और जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। पैर पर से सोजन गायब हो चुकी थी, और यही नहीं, नंगे पैर चलने की वजह से जो खराशें आई थी कल, उनका भी नामो निशान नहीं था। या इलाही, ये क्या चक्कर है? एक ही रात में ये मौजज़ा कैसे हुआ? वो हैरानी से सोचने लगी। कल तक तो उसे इतनी सोजन थी कि वो मुश्किल से चल पा रही थी, और आज ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अजीब बात है, उसने सोचा।
वो भूतों प्रेतों का ठिकाना है तो क्यों गई थी वहाँ पर? अगर कोई आसिफ चिमट गया तो? उसके कानों में माँ के अल्फाज गूंजे तो एक लम्हे में उसमें फुरीरी सी आ गई। अगर माँ की बात सच साबित हो गई तो? अगर सचमुच में ऐसा हुआ तो? उसने घबराकर सोचा, लेकिन फिर खुद ही उन सब ख्यालों को झटक दिया। अब ऐसा भी अंधेरा नहीं है, भला भूतों को खंडर में रहने की क्या ज़रूरत है? वो उस उजड़ी चार दीवारी में क्यों रहेंगे? वो तो कहीं और भी रह सकते हैं, किसी आलीशान महल जैसे घर में भी। काश मैं भी उसी तरह के घर में पैदा हुई होती, उसने उदासी से सोचा। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई शहजादा आए और मुझे अपने महल में ले जाए, जहाँ मैं उसकी मलिका की तरह रहूं। लेकिन शहजादे भी शहजादियों के लिए आते हैं, मुझ जैसी लड़की के लिए, यतीम लड़की के लिए कोई शहजादा क्यों आएगा? उसने आंखों से बहते आंसू पोंछे और उठकर बाहर निकल आई। अभी उसने बहुत सारे काम करने थे जो उसी के करने के थे। खैरा अब बीमार रहती थी। रहीमा के 4 बच्चे थे, 3 लड़की और 1 लड़का जो अभी बहुत छोटा था। चारों बच्चे माँ पर ही गए थे। जी भर कर नकम्मे, फोहड़ और बदमिजाज। ज़रा ज़रा सी बात पर गला फाड़ फाड़ कर वावेला करना उनकी आदत में शामिल था। उनका चचा इलियास दुकान चलाता था, अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन रहीमा के फोहड़पन के आगे तो लाखों होते तो भी न टिकते। वो सारे पैसे अल्लू तलल्लू में उड़ा देती और फिर खैरा और नूरा को कोसती कि उनकी वजह से ही बेबरकती नाजिल होती है घर में। उनको खिलाना पड़ता है जिसकी वजह से पूरा नहीं पड़ता। ये और बात है कि उन्हें गिन गिन कर जो 2 रोटियां और मामूली सी सब्जी दी जाती थी, उससे तो एक का भी पेट नहीं भरता था। ऊपर से घर का भी सारा काम वो उन दोनों से ही करवाती। अभी भी वो दिन भर का काम निपटा कर शाम को घड़ी भर को सांस लेने के लिए बैठी तो चची रहीमा सर पर किसी बला की तरह नाजिल हो गई। उसने आते ही हुक्म दिया, नूरी जा खेतों से जानवरों के लिए चारा काट ला, और कल जितनी देर मत लगाना। कल तो तेरे चचा से छुपा लिया था कि तू इतनी देर से आई है। आज अगर उसे पता चल गया ना तो वो चमड़ी उधेड़ देगा तेरी। नूरा ने खामोशी से उसकी बात सुनी, चादर उठाई, दरांती ली और घास काटने के लिए निकल खड़ी हुई। जानती थी कि उसके देर से घर आने को चचा से छुपाया भी इसलिए गया था कि उसका सूजा हुआ जख्मी पाँव चचा न देख ले और देख कर दिल में मरे हुए भाई की मोहब्बत न जाग जाए, जो जाने कहाँ से कभी भी उमड़ आती थी। खेत घर से काफ़ी दूर थे। रास्ते में अचानक ही उसने सामने से मुख्तार को आते देखा तो घबरा गई। मुख्तार कई दिन से उसके पीछे पड़ा था और जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता वो उसे ज़बरदस्ती रोककर लोफरों वाले अंदाज में इजहार मोहब्बत करने लग जाता। नूरा को मुख्तार से नफरत थी। वो नशे और जवारी जो था, लड़कियों को तंग करना भी उसका पेशा बन चुका था। वो उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करके आगे गुजर जाया करती थी, जिस पर वो और शेर बन जाता, और इस बार वो उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। अरे कहाँ चली हो रानी, ज़रा रुको तो। उसके लोफराना अंदाज पर नूरा ने नफरत से उसे देखा। हट जा मुख्तारे, मेरा रास्ता ना रोक, वरना 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 क्या? अपने उन नन्हे मुन्ने हाथों से मुंह तोड़ोगी मेरा? मैं तो तुम्हें रानी बनाने का सोच रहा हूँ और तेरा नखरा के जाता ही नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो नूरा ने घुमा कर उसे थप्पड़ मारा और फिर उसके चेहरे पर थूक दिया। तुझ जैसे नशे के साथ कोई रिश्ता रखने से कुएं में कूद जाना अच्छा है। आइंदा से मेरा रास्ता न रोकना, वरना सारे गाँव को बता दूंगी तेरे करतूत। मुख्तार मुंह पोंछकर वहां से जाते हुए गुर्राया। देख लूंगा तुझे, जितना उछल कूद मचाना है ना मचा ले, आएगी तुम मेरे पास ही। नूरा ने सुनी अनसुनी कर दी और वहां से चल पड़ी। जहां उसे घास काटनी थी वो खेत खंडर के करीब ही था। उसने पहले तो कुछ चारा काट कर इकट्ठा किया। उसे भूख ने सताया तो वो खंडर के अंदर जाने लगी। हवा तेज हो गई, आसमान पर बादल छा गए थे। दूर तक फैले हुए खेतों का सब्जा आंखों को बहुत खूबसूरत लग रहा था। यह मंजर इतना खूबसूरत था कि पल भर को वो थम सी गई और सोचने लगी, हाय ये कितनी खूबसूरत दुनिया है, बस अगर इसमें चची रहीमा जैसे बुरे लोग ना हो तो। बादल गहरे हो गए थे, हवाएं और तेज़ होने लगी। नूरा को महसूस होने लगा कि आज जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही अजीब। खैर, सेब के दरख्त पर चढ़कर उसने सेब तोड़े और फिर नीचे आकर खाने लगी। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने खूबसूरत सा काले रंग का बकरा खड़ा था।
ये बकरा अचानक ही कहीं से आया था, इसलिए वो डर गई, लेकिन खुद पर काबू पाकर अब वो हैरत से उसे देखने लगी। उसे ये बकरा बहुत प्यारा लगा था। वो उसके करीब जाने लगी। फिर जब उसको माँ की बात याद आई, भूत प्रेतों का ठिकाना, वो हिचकिचा कर रुक गई। कहीं ये बकरा कोई भूत ना हो, लेकिन अगर ये कोई भूत वूत होता तो भला बकरे के रूप में क्यों सामने आता? कोई भयानक रूप भी तो ले सकता था। ये सोचकर वो ज़रा मुतमईन हुई और बकरे के करीब जाकर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरा। बकरा भी उसके बाजू से अपना सर रगड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो उससे यूं मानूस हो गई थी जैसे हमेशा से उसके साथ ही रहती हो। जाते हुए उसने फिर से उसका प्यार से सर सहलाया और बोली, तुम्हें छोड़कर जाने को दिल तो नहीं चाहता, मगर ये देखो शायद बारिश होने वाली है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, तुम भी जाओ अब अपने घर। बकरा कान लगाकर उसकी बात सुन रहा था। वो सर उठाकर उसे देखने लगा। नूरा को जाने क्यों उसकी आंखों में कुछ अनोखा सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो बकरे की आंखें नहीं, किसी सोचने समझने वाली मखलूक की आंखें, और उन आंखों से उमड़ती हुई बेपनाह मोहब्बत भी उसकी नज़रों से छुप नहीं सकी थी। नूरा को अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते महसूस होने लगे। वो जल्दी से खंडर से निकली और जैसे तैसे करके चारा इकट्ठा करके तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में वहाँ से जाने लगी। अंधेरा छा रहा था और रात सर पर थी। दूसरी तरफ नूरा से जलील होने के बाद मुख्तार अपने कमरे में तिलमिला रहा था गुस्से से। उस वक्त वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की मानित चक्कर काट रहा था। एक मामूली सी यतीम लड़की और इतनी जुर्रत! उसने गुस्से से सोचा, इसको तो सबक सिखा कर रहूँगा। अगर इसका गुरूर ना तोड़ा तो मेरा नाम भी मुख्तार नहीं है। वो चारपाई पर बैठकर अब कोई शैतानी तरकीब सूझने लगा। जबकि उसने सरसराहट महसूस की, सर घुमाकर देखा तो खौफ से उछल पड़ा। चारपाई की अदवाइन की रस्सी खुद ब खुद खुल रही थी। मुख्तार फटी फटी नज़रों से देख रहा था। रस्सी खुल चुकी थी तो चाबक की तरह सिमट गई और फिर उछलकर सीधी उसके मुंह पर लगी। मुख्तार तकलीफ से दोहरा हो रहा था। रस्सी वापस पीछे हुई तो उसमें फंसकर उसका एक दांत भी उखड़ गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा, मगर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रस्सी दोबारा उछली। इस बार उसके पाँव में जंजीर की तरह लिपट गई। वो लड़खड़ाकर अंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके नाक मुंह बराबर हो गए। वो बुरी तरह से खौफजदा हो गया। मारने या गिराने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। रस्सी खुद बखुद उसकी ठुकाई कर रही थी। ये सब क्या था? क्या ये कोई जिन भूत था? ये सोचते ही उसे सर्दी में भी पसीना आ गया। तभी उसके कान में कोई गुर्राया। फिर तंग करेगा उसे? वो खौफ से कांप गया। उसकी घुग्गी बंद गई। बोल! गुर्राहट बहुत खौफनाक थी। उसने बोलने की कोशिश की तो घुटी घुटी सी आवाज़ निकली, क्या हो तुम? दोबारा अगर नूरा की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो जैसे आज दांत उखड़ा है वैसे आंखें भी निकाल लूँगा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मुख्तार को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। दीवार पर एक खौफनाक शक्ल का साया दिख रहा था। वो सर झुकाकर गिड़गिड़ाया, नहीं, कभी नहीं, मेरी तौबा जो दोबारा उसकी तरफ देखा भी तो माफ़ कर दो इस बार। वो बहुत देर तक सर झुकाए बैठा कांपता रहा। फिर उसने सर उठाकर देखा तो वो खौफनाक शक्ल वहाँ से गायब हो चुकी थी। नूरा जल्दी से चलती हुई घर तक पहुँच गई। दरवाजे पर पहुँचकर उसने मुड़कर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि बकरा भी झूमता झामता उसके पीछे आ रहा था। ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया, अब क्या करूं? वो अंदर जाकर मुंह हाथ धोने लगी तो बकरा भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो हश हश करके उसे भगाने की कोशिश करने लगी। तभी चची चील की तरह झपटती हुई आई। ए नूरा, ये बकरा किसका है? नूरा ने घबरा कर कहा, पता नहीं चची, ये खेतों में फिर रहा था, फिर यहाँ आ गया। बांध दे अंदर, कोई वाली वारिस हुआ तो ढूंढता हुआ आ जाएगा। नूरा ने सर हिलाया। जी ठीक है। उसने बकरे के गले में रस्सी डाली और मवेशियों के साथ बांध दिया। फिर हाथ धोकर रोटियां डालने बैठ गई। ज़रा देर बाद जो नज़र उठाकर देखा तो बकरा फिर उसके करीब बैठा हुआ था। इसे किसने खोला? अभी तो बांध कर आई थी। उसे उस बकरे से डर लगने लगा। वो तो किसी जिन की तरह ही उससे चिमट गया था। वो उसके पीछे पीछे फिरता रहा, यहाँ तक कि तंग आकर उसे उसने फिर से बांध दिया। सारे काम काज से फारिग होकर वो अम्मा का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद अम्मा खाना लेकर आ गई। आज सिर्फ एक रोटी बची थी। उसका दिल बुझ गया।
अफरा-तफरी में निकलने की वजह से वो सेब भी वहीं भूल आई थी। उसने अम्मा से झूठ बोल लिया कि उसने सेब खाए थे इसलिए भूख नहीं। अम्मा को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिला दिया और ख़ुद भूखे पेट सो गई। आधी रात तक उसे भूख के मारे नींद नहीं आई तो वो चुपके से उठी। उसका इरादा था कि जाकर देखेगी, अगर कुछ बासी रोटी बची हुई तो चुपके से लेकर आएगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तो ठटक गई। वो बकरा बड़े मज़े से उनकी कोठरी के बाहर बैठा हुआ था और उसके आगे सेबों का ढेर रखा हुआ था। नूरा हैरानगी से देखती रह गई। बात भी तो हैरत की थी। उसने सोचा कि ये सेब आखिर कहाँ से आए? घर में तो बिल्कुल भी नहीं थे और मैं तो वहीं छोड़ कर आई थी। उसने बकरे को देखा और फिर पुरस्कार सेबों के ढेर को और वापस जाने लगी, जब अचानक ही बकरे ने मुंह खोला और उसके कानों से एक नरम मर्दाना आवाज़ टकराई। ये सेब तुम्हारे लिए ही हैं, जी भर कर खाओ। वो खौफ से उछल पड़ी। बकरे को बोलते देखकर वो बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि बकरा गायब था और उसकी जगह खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। नूरा ने दोनों हाथ मुंह पर रखे और अपनी चीख रोकी। नौजवान ने उसे डरते हुए देखकर कहा, घबराओ मत नूरा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे सामने आया हूँ, इस उम्मीद पर कि हवा की बेटी मुझ आतिशज़ादे की मोहब्बत को कबूल कर लेगी। इस बात से नूरा का डर तो ज़रूर कम हुआ, मगर वो होले होले से अभी भी कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वो बकरा जो यहाँ था वो कहाँ गायब हो गया? वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, वो बकरा नहीं बल्कि तुम्हारा ये खादिम था। बस तुम्हारी खूबसूरत आंखों ने उसे घायल करके बकरे की हैसियत में तुम्हारे पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब देख रहा हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो उस रूप में आ गया हूँ जिसमें तुम मुझे देख रही हो। नूरा बेयकीनी से उसे देखने लगी। बकरे के रूप में? भला कोई इंसान भी बकरे का रूप धार सकता है क्या? उस नौजवान ने कहा, नहीं, कोई इंसान ये नहीं कर सकता, लेकिन कोई जिन ज़रूर कर सकता है, और मैं एक जिन हूँ। नूरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये झटका बहुत शदीद था और उसे संभलने के लिए अभी कुछ वक्त चाहिए था। उसने हिम्मत करके कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो चले जाओ, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। वो मुस्कुरा कर बोला, जो हुक्म शहजादी साहिबा, लेकिन भूखे पेट ना सोना। ये सेब ले जाओ, तुम्हारे मनपसंद दरख्त से तोड़कर लाया हूँ। नूरा ने झिझकते हुए सेब उठाए, एक नज़र उस पुरस्कार से नौजवान के चेहरे पर डाली और अंदर आ गई। अपनी चादर पर लेट कर वो उस नौजवान के बारे में सोचने लगी। कितनी अजीब बात थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कभी किसी जिन से मुलाकात हो जाएगी, बल्कि मुलाकात भी क्या, वो उसकी मोहब्बत का दावा करेगा। नूरा ने सोचा, कितने खूबसूरत अंदाज में उसने कहा था, मैं खादिम हूँ आपका। इतनी मोहब्बत से भला कब किसी ने उससे बात की थी। वो मुस्कुराई। अब तो नूरा को भी उसके लिए अपने दिल में कुछ कुछ महसूस हो रहा था। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद में सुहाने सपने देखते हुए पूरी रात गुजर गई और सुबह हुई तो फिर से चची की कड़वी आवाज़ घर में गूंजने लगी। बकरा गुम हो चुका था और चची ने इस बात पर भी खासा वावेला मचाया हुआ था, लेकिन चूँकि हासिल वसूल कुछ नहीं था तो थोड़ी देर बाद फिर से खामोशी हो गई। नूरा से आज कोई भी काम नहीं हो पा रहा था और चची को बार बार उसे डांटने का मौका मिल रहा था। वो बैठे बैठे कहीं खो जाती और उस नौजवान के बारे में सोचने लगती। वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे ढूंढूं कहाँ? मैं ना तो उसका नाम जानती हूँ ना पता। वो सोचने लगी। चंद लम्हे तक सोच विचार करने के बाद उसका चेहरा खिल उठा। वो बकरे के रूप में उसे खंडर में मिला था, क्या पता दोबारा भी वहीं मिल जाए। जैसे तैसे करके उसने घर के काम निपटाए और फिर चादर और द्रांति उठाकर खेतों की तरफ चली गई। वो जल्द अज जल्द खंडर के पास पहुंचना चाहती थी। अभी आधा रास्ता तय किया था कि सामने से मुख्तार आता दिखाई दिया। नूरा का मूड बिगड़ गया। उसे पता था कि मुख्तार फिर से कोई बकवास करेगा, लेकिन उसे शदीद हैरत हुई जब वो उसके पास से सर झुकाकर गुजर गया। हद तो ये कि उसने नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। बहरहाल उसे नज़रअंदाज करके खंडर के पास पहुंची और टूटी हुई चार दीवारी के अंदर कदम रखते बेताबी से इधर उधर देखने लगी। शायद कहीं से वो बकरा जिन नज़र आ जाए।
उसे अपनी ही सोच पर हंसी आई। नाम अच्छा दिया है वैसे, किसी ने पीछे से कहा तो वो चौंक कर पलटी। सामने ही वो नौजवान जिनज़ादा दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। नूरा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी छा गई। जिनज़ादे ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा, मुझे ढूंढ रही थी आपकी आंखें क्या? नूरा ने शर्मा कर कहा, नहीं तो, मैं तो बस वैसे ही आई थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आ गया और फिर उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा करके उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी समंदर जैसी नीली आंखों में जैसे कोई जादू था। नूरा बेखुद से उसे देखती रह गई। जिनज़ादे ने गहरी आवाज़ में पूछा, मुझसे मोहब्बत करने लगी हो क्या? नूरा ने कहना चाहा नहीं, लेकिन उसके दिल ने एक शोर मचा दिया और उसके होंठों पर खुद ब खुद हाँ आ गया। जिनज़ादे ने उसे बाहों में भर लिया और फिर उसके चेहरे पर झुक गया। नूरा उस वक्त खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, इस बात से बेखबर कि एक कड़ा इम्तिहान है अभी जो उन दोनों की मोहब्बत को देना था। उस दिन बहुत सारा वक्त नूरा ने जिनज़ादे के साथ गुजारा। जिनज़ादे ने उसे अपना नाम भी बता दिया था। उसका नाम स्माइल था। स्माइल उस खंडर में कभी कभी आता था। यहीं पर उसने नूरा को एक बार देखा था और फिर बार बार आने लगा। जब मोहब्बत ने उसे बेबस कर दिया तो वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। नूरा ने भी उसे अपनी कहानी सुना दी, चची के जुल्म और चचा की बेहिसी, माँ की और अपनी बेबसी, उसे सब कुछ बता दिया था। तब जिनज़ादे स्माइल ने उसका हाथ थामकर कहा, मेरी नूर, तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारी चची तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। नूरा को इस नाम से पुकारा जाना बहुत अच्छा लगा। जब वो घर वापस आई तो स्माइल एक बार फिर से बकरे के रूप में उसके साथ था। अब वो एक पल के लिए भी उससे जुदा नहीं होना चाहता था। चची बकरे को देखकर खिल उठी। उसने पकड़कर उसे अच्छे से रस्से से बांध दिया। उसका इरादा कल परसों उस बकरे को बेचकर पैसे बनाने का था। स्माइल ने बड़े सब्र के साथ खुद को रस्से से बंधवा दिया, लेकिन जैसे ही चची मुड़ी, एक ज़ोरदार टक्कर ने उसे परे उछाल दिया। चची हाय वाय करने लगी, फिर मुंह ही मुंह से उस बकरे को कोसने देने लगी। गिरने से उसका बाजू छिल गया था। नूरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। स्माइल अब बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। जब सब सो गए तो नूरा चुपके से उठी और स्माइल के पास आ गई। वो बाहर छप्पर के नीचे बंधा हुआ था। नूरा उसके करीब जाकर बैठ गई और फिर हंस पड़ी। उसने कहा, कमाल कर दिया तुमने स्माइल, चची की तो जान ही निकाल दी तुमने टक्कर मारकर। स्माइल इंसानी रूप में आ गया। वो भी मुस्कुरा कर बोला, हाँ तो सही किया ना, वो मेरी जान पर इतने जुल्म करे और मैं उसे कुछ भी ना कहूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। नूरा ने मोहब्बत से उसके सीने पर सर रख दिया। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी चची फटी आंखों से ये सब देख रही थी। दर्द के मारे उसे नींद नहीं आई थी। वो नूरा की हंसी की आवाज़ सुनकर बाहर निकली और सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। वो बकरा नहीं था, वो कुछ और था। वो खौफ से कांपते हुए वापस अंदर आ गई। उसकी सारी रात डर से जागते हुए गुजरी। सुबह होते ही वो घर से चादर लेकर निकल खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वो आमिल काला शाह की झोंपड़ी में मौजूद थी। काला शाह एक सूखे सड़े जिस्म और काली रंगत रखने वाला आदमी था, जो उस वक्त आग जलाए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। चची हिचकिचाते हुए उसके सामने बैठ गई। काला शाह का पता उसके पास पहले से था और वो ये भी जानती थी कि वो जादू टूना करता है, और आज जैसे ही उसे ज़रूरत पड़ी तो उसे उसके सिवा कोई हल नज़र नहीं आया। पुरानी सी उस झोंपड़ी में हर तरफ बदबू और हड्डियां थी। आमिल ने कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखा और कहा, क्या बात है माई, क्यों आई है? चाची तो मुंतज़िर बैठी थी। उसने आमिल को जो देखा तो सब बता दिया। काला शाह थोड़ी देर आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर एक झटके से आंखें खोलकर बोला, तेरा घर खतरे में है माई। वो बकरा नहीं बल्कि जिनज़ादा है। उसे तुम्हारी भतीजी से इश्क हो गया है, जिस पर तुम दिन रात जुल्म करती हो। अगर उसने एक इशारा दे दिया तो वो तुम्हारी और तुम्हारे शोहर और बच्चों की तिक्का बोटी कर डालेगा। चची दहल गई। वो फौरन आमिल के पैरों में गिर गई। नहीं शाहजी नहीं, हमें बचा लें। मैं उस मनूस को भी अपने घर से निकाल दूंगी, बस किसी तरह से उस जिन से पीछा छुड़वा दें। काला शाह कुछ सोचकर बोला, ठीक है,
میں یہ کر دوں گا، لیکن دھیان رہے کہ جب تک وہ قابو میں نہیں آ جاتا تمہیں اپنا منہ بند رکھنا ہے اور کسی کو بھی بھنک نہیں لگنے دینی کہ تم اس کی اصلیت جانتی ہو۔ چچی نے اسے پیسے دے دیے اور جیسے گئی تھی ویسے ہی خاموشی سے واپس آ گئی۔ یہ اگلے دن کا ذکر ہے۔ اسماعیل اور نورا کھنڈر میں درخت کے پاس بیٹھے تھے، اپنی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اچانک ہی چاروں طرف دھواں چھا گیا۔ وہ دونوں گھبرا گئے، مگر پھر اسماعیل اچانک گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہ اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ نورا نے اسے کھینچ کر اٹھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی دھواں اور گہرا ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب دھواں کم ہوا تو اسماعیل کہیں نہیں تھا۔ نورا بے قراری سے روتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگی۔ تبھی چچی رحیمہ اسے برا بلا کہتی اندر آئی اور چوٹی سے پکڑ کر مارتے ہوئے لے جانے لگی۔ اس کے ساتھ مختار بھی تھا، اور مختار نے اسے غصے سے تھپڑ مار کر کہا، تیری وجہ سے اس عاشق جن نے میرا منہ توڑ دیا۔ اب اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے، اور تیرا غرور بھی جلدی ٹوٹ جائے گا۔ مختار بھی اپنی درگت بننے کے بعد کالا شاہ کے پاس پہنچا تھا، جہاں سے اسے ساری بات کا پتہ چلا، اور وہ چچی کا ہمدرد بن کر پہنچ گیا۔ نورا روتے روتے معافیا مانگنے لگی، مگر وہ دونوں اسے مارتے پیٹتے گھر لے کر آ گئے۔ خیرہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی دہل کر رہ گئی۔ اس کی بیٹی کسی جن کے عشق میں گرفتار تھی۔ اس بات سے زیادہ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ چچی نے اسے مختار کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہاں پر اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ اسے تبھی اندازہ ہو گیا تھا جب مختار اسی دن اسے اچھی خاصی مار پیٹ کر کے گیا تھا۔ خیرہ کو نورا کی حالت نے بیمار کر ڈالا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل کو بھی جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ اس نے سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کی اور جلد ہی جان گیا کہ اس پر ایک خطرناک جادو کیا گیا تھا، جس سے اسے باندھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری جناتی طاقتیں بھی چھین لی گئی تھی، اور اب جب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کوئی انسان یہ جادو ختم نہ کرتا۔ کالا شاہ وقت آنے پر اسے اپنے جادوگری کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن 2 صدیوں کی طرح گزر گئے۔ تیسرے دن شام کے وقت اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسماعیل کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، لیکن تم ہو کون، اور مجھے آزادی دلانے کے لیے تمہیں اس جادوگر سے دشمنی مول لینا پڑے گی؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ لڑکی نے کہا، میرا نام صوبیہ ہے اور میں اسی جادوگر کی بیٹی ہوں۔ اس کے برے کاموں کا انجام بھگت رہی ہوں، اسی لیے اس سے نفرت کرتی ہوں، اور مجھے اتنا کچھ تو آتا ہی ہے کہ تم پر سے یہ جادو ختم کر سکوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ جو کام میں کہوں گی وہ کرو گے۔ اسماعیل نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کیا کام ہے تمہارا؟ صوبیہ نے کہا، 2 مہینے پہلے میں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ میرا شوہر سیماب ایک جن زادہ تھا، اور وہ اکثر رات کو چوری چھپے میرے پاس آتا۔ ایک رات جب وہ آیا تو ہم دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ ہم دونوں جب ایک دوسرے میں مگن تھے تب اچانک ہی کسی نے میرے شوہر کو وہاں سے غائب کر دیا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر بس اتنا جان پائی ہوں کہ اسے جنات کے ایک جادوگر نے قید کیا ہے اور اپنی دنیا میں لے گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے میرے باپ کے کہنے پر کیا، اور باپ نے سزا کے طور پر مجھے کچھ دن کے لیے بند کر دیا۔ میں وہاں نہیں جا سکتی، اس لیے مجھے کسی جن زادے کی مدد لینی ہوگی، اور اس کام میں صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ اسماعیل اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا۔ وہ بھی اس کی اور نورا کی طرح محبت کی ماری ہوئی تھی۔ اسماعیل نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں صوبیہ، تمہارے سیماب کو تم سے ضرور ملواؤں گا۔ صوبیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کے کونے میں رکھی صندوق سے موم کا ایک گڈا نکالا جو پتلی پتلی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کچھ پڑھتے ہوئے ان رسیوں کو کھولنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری رسی کھولی، اسماعیل کی اندیکھی بندشیں بھی ختم ہو گئی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو، تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ صوبیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ دوسری طرف چچی آج خوشی سے جھوم رہی تھی۔ مختار سے اس نے 50,000 لیے تھے، اور اب نورا کو اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اس کی بلا سے کہ وہ اسے آگے شادی کرتا ہے یا آگے جا کر کہیں اور بیچ دیتا ہے۔
خیرہ بخار سے بے ہوش پڑی تھی اور کسی اور کو نورا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ مختار اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا جب اچانک اسے ہر طرف اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ یہ خوفناک گرراہٹ سنائی دی۔ اندھیرا چھٹا تو سامنے اسماعیل کھڑا تھا۔ وہ مختار کو جس طرح خون خوار انداز میں دیکھ رہا تھا، اس نے مختار کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اسماعیل نے سر پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک طرف لکڑیوں کے ڈھیر پر پٹخ دیا۔ اب وہ درد سے تڑپ کر معافیا مانگنے لگا۔ اسماعیل کو اسے تڑپتا دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گلا تھاما اور اگلے ہی لمحے اسے اوپر پہنچا دیا۔ نورا اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی، مگر بات چیت کا بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا خیرہ کے پاس پہنچا۔ ان دونوں کو پلک جھپکنے میں وہاں سے وہ دور لے جانا چاہتا تھا، اور یہ اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا۔ نورا اور اس کی ماں کو لے کر وہ ایک پرانی حویلی میں آ گیا جہاں صوبیہ اس کی منتظر تھے۔ ان دونوں کو صوبیہ کے حوالے کر کے اس نے جنات کی دنیا کا رخ کیا۔ وہ اسی دنیا میں موجود تھی، مگر ایسی جگہ جہاں انسانوں کی پہنچ ناممکن تھے۔ وہ وہاں جا کر سیدھا اپنے استاد کی خدمت میں پہنچ گیا، جو کہ ایک بزرگ جن تھا۔ آج وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، آج بہت عرصے بعد چکر لگایا ہے اسماعیل؟ اسماعیل نے کہا، ہاں استاد، آج ایک بہت اہم مسئلے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسماعیل نے اسے سارا قصہ کہہ کر سنایا تو وہ بھی اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ اسماعیل کو صرف اس جادوگر کا پتہ درکار تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس کا استاد آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا، پھر اس نے کہا، اسماعیل، میں نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ ایک پہاڑوں میں گری وادی میں رہتا ہے۔ وہاں پہنچنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں سے واپسی بہت ہی کٹھن ہے۔ اسماعیل نے دلیری سے کہا، جو بھی ہو استاد، میں نے اب سیماب کو چھڑوانے کا وعدہ کر لیا ہے، اور میں اپنی جان دے کر بھی اب وہ وعدہ پورا کروں گا۔ استاد نے اسے اپنی تسبیح دی اور کہا، جب تم اس کے قریب پہنچو تو اسے اپنے گلے میں ڈال دینا، باقی اس کی شکست صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیمی آواز میں اسے کچھ سمجھاتے رہے اور پھر اسے ایک ڈوری اور ایک پڑیا دے دی۔ پھر اسماعیل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے استاد سے گلے مل کر وہ سامری کی وادی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وادی میں ہریالی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پہاڑ جلے ہوئے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ ہر طرف ایک وحشت سے چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر سرخ عمارت تھی جس میں اسماعیل کے علم کے مطابق سیماب قید تھا۔ وہ احتیاط سے وہاں پہنچ گیا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں پہنچتے ہی اسے ایک درخت سے ایک جن زادہ بندھا ہوا نظر آ گیا۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے جوان؟ جن زادے نے تکلیف سے سر اٹھایا۔ میرا نام سیماب ہے۔ اسماعیل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے عمل سے سیماب کی جادوئی رسیوں کی بندش ختم کی۔ جلدی جلدی اسے صوبیہ کے بارے میں بتایا اور پھر اسے ایک ڈوری دے دی جو اس کے استاد نے دی تھی۔ یہ باندھ لو، جادوئی وار سے محفوظ رہو گے، اور خود اپنے استاد کی تسبیح پہن لی۔ وہ اور سیماب اب جادوگر کو ختم کرنے کے لیے اسے ڈھونڈنے لگے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا وہ دونوں ہی غیر محفوظ تھے۔ عمارت کے ایک کمرے میں جیسے ہی وہ گھسے، سامنے ہی سامری سے بھی ان کا سامنا ہو گیا۔ اس نے ان پر اپنا جادو چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن استاد کی دی ہوئی ڈوری اور تسبیح نے انہیں بچا لیا۔ اسماعیل نے احتیاط سے استاد کی دی ہوئی ایک پڑیا کھولی اور اس میں پڑی ہوئی مٹی اٹھا کر سامری کے منہ پر پھینک دی۔ مٹی لگتے ہی اسے آگ کے شعلوں نے گھیر لیا اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ اس کے خاتمے کے بعد انہوں نے آخری مرتبہ استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کامیابی کی خبر انہیں دی اور پھر اپنی اپنی محبت کو پانے کے لیے لوٹ آئے۔ دونوں نے اسی حویلی کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس کو سجا سنوار کر اسی میں صوبیہ، نورا اور خیرہ سمیت ایک خاندان کی طرح رہنے لگے۔